तो अभी हमने समझा कि भोजन का पाचन छोटी आंत में कंप्लीट होता है। छोटी आंत में किस प्रकार से चीजें चल रही हैं देखें। ये है आपकी छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसके अंदर भोजन का पाचन होता है। समझे। आमाशय के बाद भोजन छोटी आंत में आ जाता है, जो लगभग 6 से 7 मीटर एक लंबी एक नली होती है। ये छोटी आंत जो है लगभग 6 से 7 मीटर लंबी होती है। इसमें भोजन का पूर्ण पाचन होता है, यानी कि पूर्णतः भोजन जो है वो छोटी आंत में ही पचता है। साथ ही साथ इसी जगह पे क्या होता है, भोजन का अवशोषण होता है। जो बिना पचा हुआ भोजन है वो तो बड़ी आंत में डाल दिया जाएगा। जो भोजन पच चुका है यानी कि ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स या ऐसे कोई पदार्थ जो सरल अणु के रूप में टूट गए हैं, उन सभी का अवशोषण छोटी आंत में ही होगा। छोटी आंत में किसके माध्यम से होगा? छोटी आंत में एक उंगली की समान संरचना पाई जाती है जिसे हम कहते हैं विलाई, जिसके माध्यम से वो पचा हुआ भोजन अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के देखें 3 भाग होते हैं, ड्यूडेनम, ज्यूजेनम और इलियम। ड्यूडेनम जो भाग है वो पहला वाला भाग है जो कहाँ से जुड़ा हुआ है, स्टमक से जुड़ा हुआ है। ज्यूजेनम भाग है वो दूसरे नंबर का भाग है, वो लगभग 2.5 सेंटीमीटर लंबा होता है। ठीक है। अब उसके बाद जो इलियम है वो लगभग 3.5 सेंटीमीटर लंबी एक नली होती है। इस प्रकार से आपके जो छोटी आंत है उसकी 3 भाग पाए जाते हैं, ड्यूडेनम, ज्यूजेनम और इलियम। बस इतना याद रखना, कोई विशेष इंपॉर्टेंट नहीं है। छोटी आंत में छोटी छोटी उंगली के समान एक संरचना पाई जाती है जिन्हें हम क्या कहते हैं, विलाई कहते हैं। ये विलाई क्या करती हैं, उस पचे हुए भोजन को अवशोषित करती हैं, जो भोजन का क्या करती हैं, अवशोषण करती हैं, और रक्त यानी कि लसिका, ब्लड और लिम्फ इन दोनों तक पहुंचा देती हैं, जहां पर इसका स्वांगीकरण होता है, जिसके माध्यम से ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है। अब जो भोजन था उस पर और कोई क्रिया होगी स्मॉल इंटेस्टाइन में। छोटी आंत की दीवारों पर भी ग्रंथियां पाई जाती हैं जो इंटेस्टाइनल जूस का निर्माण करती हैं। हमने बताया था कि जो छोटी आंत है उसके अंदर भी कुछ पाचक एंजाइम्स पाए जाते हैं। ठीक है। इस रस में विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स उपस्थित होते हैं जो भोजन के अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में विखंडित करके उसका अवशोषण के योग्य उनको बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अब आंत रस जो है यानी कि इंटेस्टाइनल जूस जो है वो क्षारीय प्रकृति का होता है, यानी उसका पीएच वैल्यू भी 7 से अधिक होता है, 7 से 8 के बीच में। ठीक है। स्वस्थ मनुष्य में प्रतिदिन लगभग 2 लीटर इंटेस्टाइनल जूस यानी कि आंत रस का निर्माण होता है, जो भोजन के पाचन में लगातार सतत रूप से भाग लेता है। इसके अंदर जो एंजाइम्स पाए जाते हैं वो हैं आपके एरिप्सिन, माल्टेज, सुक्रेज और लैक्टेज। ठीक है। अब ये जो माल्टेज नामक एंजाइम है वो निकलता कहाँ से, आपकी लार ग्रंथि यानी कि बक्कल कैविटी में जो लार ग्रंथि है वहां पर टाइलिन के साथ माल्टेज भी बनता है। लेकिन जो माल्टेज एंजाइम है वो छोटी आंत में जाके एक्टिव होता है, इसलिए अपन लिखते हैं छोटी आंत में। इस माल्टेज के दौरान क्या होता है, वो जो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट किया गया था उस माल्टोज को पचाकर ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। कुछ बुक्स इसको ये लिखती हैं कि छोटी आंत में ही बनता है, कुछ बुक्स लिखती हैं ये बक्कल कैविटी में बनता है। तो ऐसा विशेष लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि माल्टेज जो है काम छोटी आंत में करेगा लेकिन बनता आपका वहां पे है। ठीक है। बक्कल कैविटी यानी लार ग्रंथि के अंदर। एरिप्सिन जो है वो विशेष प्रकार का एक एंजाइम है जो प्रोटीन का पाचन करता है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि जितने भी एंजाइम हमने पढ़े हैं और जिन एंजाइम के आगे लिखा है सिन, वो सारे के सारे एंजाइम जो हैं जिनमें सिन लगा है वो सारे एंजाइम क्या करते हैं, प्रोटीन का पाचन करते हैं। जैसे पेप्सिन, जैसे ट्रिप्सिन, जैसे एरिप्सिन, जितने भी सिन नामक एंजाइम वो सब प्रोटीन को पचा रहे हैं और उसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, एमिनो अम्ल में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब बच्चा आपका ये सुक्रेज, सुक्रेज क्या है, जब भोजन के रूप में हम खाते हैं उसमें सुक्रोज होता है तो उसको ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल देता है। सुक्रेज एंजाइम क्या कर रहा है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में सुक्रोज का पाचन कर रहा है। लैक्टेज, ये लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। लैक्टेज एंजाइम है, लैक्टोज डाइसैकेराइड है, डाइसैकेराइड को मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट करेंगे, मोनोसैकेराइड ग्लूकोज और गैलेक्टोज है। ठीक है। इसी प्रकार सुक्रेज क्या है, एंजाइम है जो सुक्रोज यानी कि डाइसैकेराइड को मोनोसैकेराइड यानी कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल देंगे। इस प्रकार से भोजन का पाचन हो जाएगा। ऐसे ही माल्टोज क्या है, एक डाइसैकेराइड है
जिस पर माल्टेज एंजाइम काम करेगा और उसको मोनोसैकेराइड अर्थात ग्लूकोज में बदल देगा। दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल अगर मिल जाएंगे तो बन जाएगा आपका एक माल्टोज, जिसे माल्टोज के पाचन के बाद ग्लूकोज बनेंगे। अगर ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों को जोड़ देंगे तो सुक्रोज बन जाएगा, इसलिए सुक्रोज का जब पाचन होगा तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूटेंगे। ठीक है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज को जोड़ दें तो लैक्टोज बन जाएगा, इस लैक्टोज के पाचन के लिए लैक्टेज एंजाइम काम करेगा। तो इस प्रकार से हमने ये भोजन के पाचन के पहले जो टॉपिक कंप्लीट किया था न्यूट्रिशन वाला, वहां पे कार्बोहाइड्रेट में ये चीज व्यवस्थित रूप से समझाई गई थी, इसीलिए समझाई गई थी आगे ये चीजें आए तो आपको याद रहें। ठीक है, नेक्स्ट है बड़ी आंत। बड़ी आंत क्या करती है, जो बिना पचा हुआ भोजन है उसको शरीर से बाहर निकालने का काम करती है। साथ ही साथ क्या काम कर रही है ये, साथ ही साथ ये जो बड़ी आंत है वो जल का अवशोषण भी करती है। छोटी आंत के बाद भोजन के बचे हुए अवशिष्ट जो होते हैं वो बड़ी आंत में आ जाते हैं, यानी इनको बड़ी आंत में डाल दिया जाता है, जहां पर जल का अवशोषण होता है, यानी पानी अवशोषित हो जाता है। इस क्रिया के पश्चात अपशिष्ट जो पदार्थ हैं मल के रूप में मलाशय यानी कि रेक्टम में स्थित हो जाते हैं, इस वाले स्थान पे एकत्रित हो जाते हैं, जहां से एक जो छिद्र है एनस, जिसके माध्यम से शरीर से बाहर इनको निकाल दिया जाता है। ठीक है, जो पाचन की क्रिया है बड़ी आंत में कोई विशिष्ट प्रकार की भूमिका नहीं निभा रही है। ये पाचन की क्रिया के अंतर्गत देखा जाए तो जो बड़ी आंत है कोई विशिष्ट प्रकार की भूमिका नहीं निभा रही है, लेकिन बिना पचे हुए भोजन को शरीर से बाहर जरूर निकाल रही है। मुख्य रूप से इसका जो काम है वो खाद्य पदार्थ, जल, खनिज, लवण आदि को अवशोषित करने का है। जितने भी जैसे कि विटामिन वगैरह हैं वो यहीं पे अवशोषित हो जाते हैं। बड़ी आंत जो है वो 3 भागों में बटी होती है। सबसे पहला भाग कहलाता है सीकम, फिर वो कहलाता है कोलोन और एक कहलाता है रेक्टम। रेक्टम के अंतिम छिद्र को कहते हैं एनस, जहां पर भोजन का जो है बिना पचे हुए भोजन का शरीर से बाहर निकालने का क्रिया चलता है या क्रिया चलती है। सीकम के अग्रभाग पे एक पतली सी संरचना दिखाई दे रही है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, इसको बोलते हैं अपेंडिक्स। जब हम लोग जंगल में निवास करते थे और ऐसा भोजन खाते थे जिसमें सेल्यूलोज होता था, जैसे घास फूस आदि, उसको पचाने में काम करती थी। अब हम ऐसा कोई भोजन करते नहीं है, तो ऐसी स्थिति में ये हमारे शरीर के अंदर एक अवशेषी अंग के तौर पे काम करती है। अब लेक्चर धीरे धीरे अंत की ओर बढ़ रहा है। ये उंगली जैसी संरचना जो आपको दिख रही है ये है विलाई, छोटी आंत में पाई जाती हैं, जो क्या करती हैं, पचे हुए भोजन को अवशोषित कर लेती हैं। ठीक है, खाद्य पदार्थों के पचने के पश्चात रक्त में पहुंचाने की क्रिया करती है। ठीक है, ये विलाई क्या करते हैं, पचे हुए भोजन को अवशोषित कर लेते हैं और अवशोषण के बाद इस क्रिया के बाद क्या होते हैं, उस पचे हुए भोजन को जैसे ग्लूकोज, एमिनो एसिड को कहाँ डाल देते हैं, रक्त में डाल देते हैं। ठीक है, अवशोषण की क्रिया मुख्यतः छोटी आंत में स्थित छोटी छोटी जो विलाई हैं उनके माध्यम से पूर्ण होती है। ठीक है, विटामिन का अवशोषण आमाशय में हो जाता है, मिनरल्स वगैरह नीचे की ओर अवशोषित हो जाते हैं। शरीर मुख्य रूप से ग्लूकोज, एमिनो अम्ल और वसी अम्ल इनको ही अवशोषित करता है, इसलिए पाचन की क्रिया में जो जटिल कार्बनिक पदार्थ थे वो इन 3 सरल कार्बनिक पदार्थों में बदल जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से अपना भोजन का पाचन पूर्ण हो जाता है। अब जब भोजन का पाचन पूर्ण हो गया तो उसके बाद 2 क्रिया बच गई। पहले अपन ने शुरुआत में समझा था कि भोजन के जो चरण थे पाचन की क्रिया के, पहले भोजन ग्रहण किया, कर लिया, फिर भोजन ग्रहण करने के बाद पाचन किया, हो गया, फिर उसके बाद भोजन का अवशोषण किया विलाई के माध्यम से, वो भी हो गया। अब क्या बचा, अब बचा आपके भोजन के स्वांगीकरण की क्रिया और बिना पचे हुए भोजन को शरीर से बाहर निकालने की। तो 2 क्रिया बच गई हैं जिसके माध्यम से भोजन का पाचन पूर्ण हो जाएगा। तो जो अवशोषित भोजन है वो अवशोषित भोजन के रूप में एमिनो अम्ल, ग्लूकोज और वसा आदि के जो अणु होते हैं वो विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचा दिए जाते हैं हीमोग्लोबिन के माध्यम से, जहां पर वे प्रोटीन संश्लेषण के माध्यम से टूटे फटे ऊतकों का मरम्मत करते हैं और ऊर्जा का निर्माण करने लगते हैं। ठीक है, ग्लूकोज या अन्य जो भोज्य पदार्थ है उनका ऑक्सीकरण होता है, जिसके माध्यम से शरीर को ऊर्जा मिलती है। प्रोटीन क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर ऊतकों का निर्माण कर देता है और इस तरह से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती रहती है। जितना भी बिना पचा हुआ भोजन था जो हमारे शरीर के लिए जरूरी नहीं था उसको हमने बड़ी आंत में डाला, यहाँ से बड़ी आंत से होते हुए वो रेक्टम में पहुंचा, जहाँ से ये शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। आहार नाल के अंदर
बना अवशिष्ट पदार्थ बड़ी आंत में होते हुए शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, जिसे मल त्याग की क्रिया कहते हैं। बड़ी आंत में मुख्य रूप से जल का अवशोषण होता है, ये बात हम पहले कर चुके थे। आहार नाल का अंतिम भाग एनस कहलाता है, यानी कि वो छिद्र जहां से बिना पचे हुए भोजन को शरीर से बाहर निकाला जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपके भोजन के पाचन की क्रिया का अंतिम चरण था। तो पाचन की क्रिया को हमने 2 लेक्चर में कंप्लीट किया। इस प्रकार से पाचन की क्रिया से संबंधित कुछ 3 मार्कर भी बन सकते हैं, कुछ शॉर्ट नोट भी बन सकते हैं, कुछ फुल क्वेश्चन भी बन सकता है। फुल क्वेश्चन सीधा ऐसे आएगा, पाचन की क्रिया क्या है समझाइए, तो अपने को सारी चीजें 5 चरण लिख देने हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद हम अगर देखें 3 मार्कर के तौर पर हर एक इंडिविजुअल छोटी आंत पूछा जा सकता है, बड़ी आंत पूछा जा सकता है, अपेंडिक्स पूछा जा सकता है। हर किसी से हमको कम से कम 3-3, 4-4 फैक्ट लिखने हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से भोजन का पाचन हुआ कंप्लीट। अगले लेक्चर में हम श्वसन तंत्र के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।